अमन ने प्यार से मीरा के गाल पर एक हल्का सा चुम्बन लिया। लो, छुट्टियां खत्म, अब फिर से ऑफिस शुरू। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। दोपहर में अच्छे से सो लेना, लेकिन रात में अगर तुमने कहा कि नींद आ रही है तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इसके बाद अमन नहाने के लिए बाथरूम चला गया। मीरा ने घड़ी की तरफ देखा, लगभग 9 बज रहे थे। इसका मतलब है कि थोड़ी ही देर में अमन नाश्ता करने बैठेगा। शादी के बाद आज पहली बार अमन ऑफिस जा रहा था। पिछले कुछ दिन शादी और रिसेप्शन की भागदौड़ में ही निकल गए थे। बीच में सिर्फ एक दिन के लिए वे थोड़ा घूमने आगरा गए थे, लेकिन उसमें भी अमन के मन में एक अजीब सा डर और संकोच था। उसने कहा था, घर पर बाबूजी और कमला है, बाबूजी की उम्र हो गई है, इस तरह उन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं लगता। और कमला भी थोड़ा परेशान हो रही है, कह रही है कि वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएगी, इसलिए आज दोपहर में चलते हैं और कल रात तक वापस आ जाएंगे। बाद में किसी बड़े टूर पर चलेंगे। मीरा उसी में खुश हो गई थी। अपने माता पिता को खो चुकी और मामा के घर में पली बड़ी मीरा के लिए इतना भी बहुत था। मामा ने सब कुछ अच्छी तरह देख परख कर शादी तय की थी, इसलिए उसे अमन के साथ ज्यादा घुलने मिलने का मौका ही नहीं मिला था। बस फोन पर ही 1-2 बार बात हुई थी। मामा ने कहा था, उनके परिवार की स्थिति काफी अच्छी है और छोटा सा परिवार है। घर में सिर्फ पिता और बेटा है, माँ तो गुजर चुकी है। इसके अलावा घर में एक पुरानी कामवाली है, वह अमन की माँ के गुजरने के समय से ही वहाँ है। सुना है कि वह विधवा है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वही पूरा घर संभालती है, इसलिए तुम्हें वहाँ ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम वहाँ बहुत सुख से रहोगी। मीरा ने सिर झुकाकर चुपचाप उनकी ये बातें सुन ली थी। मीरा असल में गांव की लड़की थी। बचपन में ही पिता और उसके 4 साल बाद माँ के गुजर जाने के कारण उसे पढ़ाई का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला था। फिर भी अपनी लगन और कोशिश से उसने बीए पास कर लिया था। उसकी शादी लखनऊ में तय हुई थी। शायद उसने मन ही मन बहुत सारे सपने बुने थे कि उसका अपना घर संसार होगा जिसे वह अपनी मर्जी से सजाएगी और अपने ससुर और पति की खूब देखभाल करेगी। लेकिन विदाई के वक्त मामी ने साफ साफ कह दिया था, अच्छा हो या बुरा जो भी हो, अब वही समझौता करके रहना। हमारी हालत तो तुम जानती ही हो, मेरी अपनी 2 बेटियों की शादी बाकी है। मीरा को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मामी क्या कहना चाहती थी। मीरा जल्दी से रसोई घर की तरफ जाती है। सुबह उठकर उसने कमला से कहा था कि अगर रसोई में कुछ करना हो तो वह उसे बता दे। उसे घर के सारे काम करने की आदत है। इस पर कमला ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा था, मेरे हाथ के बने खाने के अलावा भैया कुछ खा ही नहीं सकते, और सुना है तुम तो ठेठ गांव की हो, तुम्हारे पकाने का तरीका अलग है, न जाने क्या पकाना हो और क्या पका दोगी, फिर बेवजह ताने मुझे ही सुनने पड़ेंगे। तुम ऐसा करना, कल से बस सब्जियां काट दिया करना। रसोई में आकर मीरा देखती है कि कमला ने तब तक खाने की थाली में चावल और कटोरी में दाल सब्जी सब परोस दिया है। मीरा मदद के लिए हाथ बढ़ाती ही है कि कमला उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। वह आवाज लगाती है, भैया आ जाइए, मैंने आपका खाना निकाल दिया है। उधर कमरे से अमन चिल्लाता है, अरे मेरे बनियान रुमाल सब कहाँ है, पहले वो देकर जा। अमन को क्या चाहिए ये देखने के लिए मीरा थोड़ी जल्दबाजी में कमरे की तरफ जाती है। तभी वह देखती है कि कमला बनियान और रुमाल लेकर वहां पहले से हाजिर है। कमरे से जाते जाते कमला बड़बड़ाती है, हर समय बस कमला और कमला, जब हर काम मुझसे ही कराना था तो फिर शादी ही क्यों की। अमन के हर मामले में कमला की दखल अंदाजी और उसका अमन को तुम कहकर बुलाना मीरा को कुछ अजीब सा लग रहा था और उसे खटक रहा था। आगरा जाकर कुछ अतरंग पलों के दौरान मीरा ने थोड़ी शिकायत भी की थी, तुम्हारे पास घर संभालने के लिए इतनी अच्छी इंसान पहले से मौजूद थी, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई भला। तब अमन ने मीरा को अपने करीब खींचते हुए कहा था, उफ, तुम लड़कियां भी कमाल करती हो, इसलिए कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अरे वो कितने सालों से यहाँ हमारे साथ है, माँ जब बीमार थी कमला तभी से यहाँ है, शायद मेरी ही उम्र के आसपास होगी, लेकिन बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। पति के साथ तो उसने घर भी नहीं बसाया। हे भगवान, घर में बड़ी मुश्किल से एक दिन निकाल कर हम यहाँ आए हैं और यहाँ आकर भी वही कमला। वहाँ घर पर तो इन कुछ दिनों में तुम्हें ठीक से अपने करीब भी नहीं पा सका।
घर में हमेशा संभल कर रहना पड़ता है। बाबूजी है, कमला है। मीरा ने मन ही मन सोचा, लो फिर से वही कमला। मीरा को प्यार करते हुए अमन बार बार कहता है, उफ तुम कितनी भावुक लगी थी, अब वैसे क्यों नहीं लग रही हो? मेरी ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा है, इतना ठंडा रहने से कैसे चलेगा? मीरा अपनी पूरी कोशिश करके खुद को अमन को सौंप देती है। घर का अमन और आगरा का अमन जैसे दो बिल्कुल अलग इंसान हैं। अमन की शारीरिक ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अमन के हिसाब से मीरा उस मामले में बिल्कुल नीरस है। घर में हर पल मीरा को ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस घर में सिर्फ एक गैर ज़रूरी सजावटी गुड़िया है। वह ऐसी गुड़िया जिसे बस शोकेस में सजा कर रखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ कोई आत्मीयता नहीं है। वो किसी काम की नहीं है, बस घर की शोभा बढ़ाने के लिए रखी गई है। मीरा इंतज़ार करती रहती है कि कब कमला उसे बुलाएगी, शायद किसी काम में उसकी ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि ससुर जी उसे प्यार करते हैं और अमन भी ज़रूरत की सारी चीज़ें लाकर दे देता है, लेकिन कभी कभी घर का काम न जानने की वजह से उसे अमन की डांट भी खानी पड़ती है। कमला ही ताना मारती है, तुम्हारे हाथ में घर की जिम्मेदारी दे दी तो हो गया काम, 2 दिन में ही घर का बंटाधार हो जाएगा। जिस तरफ मैं ध्यान नहीं देती उधर ही सब चौपट हो जाता है। मीरा का घर समेटना, खाना बनाना, कपड़े धोना उन लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आता। कमला को जैसे मीरा को अयोग्य और निकम्मी साबित करने में बहुत मज़ा आता है। अमन भी अक्सर कहता है, तुम औरतें किसी भी बात से खुश नहीं रह सकती। घर में काम वाली ना हो तो परेशानी, और हो तो भी परेशानी। तुम्हें इतने काम करने के लिए किसने कहा है भला? काम करके मुझे खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीरा की हालत तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। काम न करे तो भी मुश्किल और काम करे तो भी परेशानी। घर में कोई भी रिश्तेदार आता है तो कमला तुरंत सुना देती है, बहू रानी ने इतने दिनों में कोई काम ही नहीं सीखा, बस मैं ही खट खट के मरती रहती हूँ। आजकल मीरा का इन सब बातों का जवाब देने का मन नहीं करता। उसे बहुत थकावट और निराशा महसूस होती है, क्योंकि कमला के स्तर पर गिरकर झगड़ा करना उसे गवारा नहीं है। बस मन ही मन उसे एक ही बात महसूस होती है कि यह घर सिर्फ नाम के लिए उसका है, लेकिन उस घर की चाबी किसी और के हाथ में है। कमला भी हर कदम पर यह जता देती है कि उसके बिना ये घर चल नहीं सकता। उसकी मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और अमन भी उसी की बातों में उठता बैठता है। इसी बीच एक दिन मीरा तब बुरी तरह चौंक जाती है जब अमन उसे गर्भ निरोधक गोलियां खाने को कहता है। सुनो, मैं अब और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम ये गोलियां खा लेना। मैं नहीं चाहता कि अभी हमारा कोई बच्चा हो। जब तक मेरा प्रमोशन नहीं हो जाता मैं इस बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता। मीरा हैरान रह जाती है, इतने खाते पीते और संपन्न परिवार में एक बच्चा हो जाएगा तो ऐसा भी क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? यहाँ रहना है तो मेरी बात मान कर चलना होगा, वरना अबॉर्शन करा दूंगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी, वरना वापस तुम्हें ननिहाल छोड़ आऊंगा। सच में उसके पास जाने के लिए और कोई जगह भी तो नहीं थी, इसलिए मीरा चुपचाप सब सह लेती है। उसकी जिंदगी अब बिल्कुल असहाय लगने लगती है। रात के वक्त अमन का वहशीपन भरा प्यार अब उसे किसी अत्याचार जैसा महसूस होने लगा था। वह गोलियां भी अमन रोज अपने सामने खड़े होकर उसे खिलाता था। इन सब का असर ये होता कि बीच बीच में मीरा को चक्कर आने लगते और उसका जी घबराने लगता। इसी बीच एक दिन ससुर जी को डॉक्टर को आंख दिखाने के लिए ले जाना था। अमन ने कह दिया कि उसे दफ्तर जाना ही होगा, इसलिए सारी जिम्मेदारी मीरा पर आ गई। मीरा मन ही मन खुश हुई कि चलो किसी काम को तो वो आ पाई। दोपहर के वक्त ही दोनों को निकलना पड़ा। उस समय कमला सो रही थी। मीरा ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर निकल गई। अगर वह कमला को जगाती तो वो गुस्सा करती, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद अगर उसे दोपहर की नींद ना मिले तो उसका सिर दर्द करने लगता है। डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचकर देखा कि वहाँ भारी भीड़ है। करीब 30 लोगों के बाद उनका नंबर आना था। ऐसे में इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी अमन का फ़ोन आया और मीरा ने बताया कि डॉक्टर के यहाँ भीड़ है और उन्हें लौटने में करीब 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। 1.5 घंटे बाद क्लिनिक वालों ने पुरानी पर्चियाँ काउंटर पर जमा करने को कहा। मीरा ने ससुर जी के कागज़ मांगे। ससुर जी अपनी जेब और थैले से पर्ची ढूंढने लगे तो पता चला कि पुरानी पर्ची घर पर ही छूट गई है।
वहां के लोगों ने कहा कि पुरानी पर्ची के बिना डॉक्टर नहीं देखेंगे, वो कागज जरूरी है। ससुर जी बोले, बहू तुम एक काम करो, अभी डॉक्टर के पास जाने में देर है, तुम जल्दी से जाकर वह पर्ची ले आओ। मीरा ना नहीं कर पाई। उसने ससुर जी से पूछा कि पर्ची कहाँ रखी है। ये जाना और एक टैक्सी करके सीधे घर की तरफ भागी। टैक्सी वाले को बाहर ही खड़े रहने को कहकर वह जल्दी से घर के अंदर घुसी। शाम ढलने को थी, लेकिन घर के अंदर का सन्नाटा मीरा को बहुत डरावना लगा। उसने नीचे तल्ले पर ससुर जी के कमरे से पर्ची उठाई। उसे कहीं भी कमला नजर नहीं आई। कमला तो नीचे ही रहती है, लेकिन उसने कोई लाइट भी नहीं जलाई थी। क्या वह कहीं बाहर गई थी? ऊपर की मंजिल की लाइट जलाने के लिए मीरा ने जल्दी से सीढ़ियां चढ़ी। तभी ऊपर बंद दरवाजे के अंदर से प्यार में डूबी हुई 2 आवाजें उसके कानों में पड़ी। मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हें थोड़ा करीब पा सकूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो तो एकदम बेजान और ठंडी औरत है, तुम्हारे जैसी जवानी और जोश उसकी देह में कहाँ। नाराज मत हो, पास आ जाओ ना। और जवाब में कमला की आवाज गूंजी, तुम मर्द लोग भी कमाल के होते हो, आम के आम गुठलियों के दाम। और मुझे कितनी तकलीफ होती है ये तुम समझते नहीं हो। अमन का जवाब आता है, अरे बाबूजी की जिद की वजह से ही तो मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं उसके साथ एक कमरे में रहता जरूर हूँ, लेकिन हमारा पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। ये सब सुनकर मीरा का सिर चकराने लगता है और कान सुन पड़ जाते हैं। वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। ब्लाउज के अंदर उसके शरीर पर अमन की दी गई खरोंचें जैसे जलने लगी। वह सीढ़ियों से नीचे उतर आई। बाहर टैक्सी इंतजार कर रही थी। अब उसने कमरे की लाइट नहीं जलाई। आज उसे अपने चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। डॉक्टर के क्लिनिक में मीरा बिल्कुल पत्थर बनी बैठी रही। ससुर जी को कैसे डॉक्टर को दिखाया, कैसे सब कुछ हुआ, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा। नहीं, अब बहुत हो चुका। आज उसे अमन के सामने डटकर खड़ा होना ही होगा। उसकी दोनों आंखों से जैसे आग बरस रही थी। रात के अंधेरे में जब अमन ने हमेशा की तरह हवस में आकर उसके शरीर पर झपटना चाहा, तो मीरा ने पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दूर कर दिया। जब मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक कमरे में रहने भर का है, तो फिर तुमने दिन पर दिन मेरे शरीर को गंदा क्यों किया? जाओ अपनी उस कमला के पास। मीरा नफरत से बोली, इसलिए तुमने मुझे वो गोलियां खिलाई थी? अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। छी, मुझे तो ये सब सोचकर भी घिन आ रही है। मीरा की बात सुनकर अमन बेशरम और खूंखार हो उठा। उसने झपट कर मीरा का मुंह दबा दिया और फुफकारते हुए बोला, बिल्कुल चुप। हाँ किया है मैंने, तो क्या उखाड़ लोगी? आखिर है क्या तुम्हारे पास? तुमने देखा नहीं है आजकल टीवी सीरियलों में लोगों की 2-2, 3-3 बीवियां होती है, और वो मजे से एक ही घर में सुखी संसार बसाकर रहते हैं। दिन रात तो बैठकर सीरियल देखती रहती हो, कोई काम धंधा तो है नहीं, ना ही मुझे कुछ देने की तुम्हारी औकात है। बस सज धज कर बैठी रहती हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। मीरा भी बेपरवाह होकर चिल्लाई, हाँ करती हूँ, तो फिर मुझसे शादी करके यहाँ लाए ही क्यों थे? अपनी उस कमला के साथ ही तो रह सकते थे। तुम एक अमानुष, असभ्य और चरित्रहीन इंसान हो। यह सुनते ही अमन ने मीरा का मुंह दबा दिया और उस पर हाथ उठाया। मीरा ने भी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे अमन छिटक कर दूर जा गिरा। वह दबी आवाज में फुफकारते हुए बोला, तुम्हारा तो मैं इंतजाम करता हूँ, देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बालकनी के एक कोने में अंधेरे में बैठकर मीरा की पूरी रात कट गई। उसे अपने ही शरीर से घिन आ रही थी। उसके जिस्म पर अमन की वह वहशी प्यार के भद्दे निशान छपे हुए थे। सुबह से अत्याचार और भी बढ़ गया। कमला भी अब बेखौफ हो चुकी थी। वह अमन से कहने लगी, भैया ये कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ रही है, तुम ऑफिस जाओ, अब इसे मैं देखती हूँ। मीरा का खाना पीना बंद कर दिया गया। वह घर में बिल्कुल बाहर ना निकल सके, यह ताकीद करके अमन ऑफिस चला गया। मीरा अपने ससुर जी से कुछ नहीं कह सकी। कौन उसकी बात पर विश्वास करता? दोपहर के समय उसी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर मीरा उन्हीं कपड़ों में घर से बाहर निकल गई। शर्म, घृणा और अपमान से वह पूरी तरह टूट चुकी थी और दिशाहीन हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। एक पल के लिए लगा कि गोमती नगर में अपनी मौसी के घर चली जाए। यही सोचकर वो मेट्रो स्टेशन आ गई। एक मेट्रो सामने से गुजर गई। वह तय नहीं कर पा रही थी कि मौसी के घर जाना ठीक होगा या नहीं। वह उनसे क्या कहेगी? अपने ननिहाल वापस जाने के दरवाजे भी उसके लिए बंद थे।
वे लोग भी शायद उसे समझा बुझाकर वापस उसी जानवर के पास भेज देंगे। मीरा की गर्दन के पास खरोच की जगह पर जलन हो रही थी। अगली मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रही थी। अचानक मीरा के दिमाग पर एक अजीब सा भूत सवार हो गया। वह प्लेटफॉर्म की पीली लाइन पार करके बिल्कुल किनारे पर गई और पटरियों पर कूदने ही वाली थी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बस ट्रेन की तेज हेडलाइट उसकी आंखों में चमकी। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? किसी ने अपने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ खींच लिया। मीरा अपनी भारी हो चुकी पलकें खोल नहीं पा रही थी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था और वह निढाल होकर गिर पड़ी। चारों तरफ शोरगुल मच गया था। जब मीरा ने आंखें खोली तो देखा कि उसे एक अजनबी सज्जन ने थाम रखा है और चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा है। उस अजनबी ने स्थिति को संभाला। तब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी। पुलिस से बात करके उन्होंने मामले को कैसे सुलझाया, यह मीरा को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे कुर्सी पर बिठा दिया गया था। कुछ देर बाद वो अजनबी सज्जन बोला, चलिए बहुत हो गया, अब बाहर चला जाए। या फिर आप यहीं स्टेशन पर ही रहने के इरादे से आई हैं? याद रखिए, यह चारबाग या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ खाने पीने के बड़े स्टॉल लगे हो और यहाँ रात बिताने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मीरा चुपचाप खड़ी रही। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। और फिर वह एक अनजान आदमी के साथ क्यों जाएगी? क्या पता इसके मन में क्या चल रहा हो। उस सज्जन ने जैसे मीरा के मन की बात पढ़ ली। अच्छा ठीक है, आपको मेरे साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको देखकर ही लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। शायद आपने कुछ खाया भी नहीं है। बाहर आइए, जहाँ कहेंगी मैं आपको छोड़ दूंगा। स्टेशन से बाहर आके मीरा कहीं नहीं जाना चाहती थी। वह सिर्फ इतना कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका काफी समय बर्बाद किया। अब आप जा सकते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। आहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, उस सज्जन ने तुरंत जवाब दिया। मैं यहाँ से चला जाऊं और उसके बाद आप शायद किसी एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगा दे। नींद की गोलियां तो आपको मिलेंगी नहीं, तो शायद आप चूहे मारने का जहर खा लें। और रही बात समय बर्बाद करने की, तो यही तो मेरा काम है। चलिए पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं, कुछ गर्म पिएगी तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद मुझे अपना पता बता दीजिएगा। मीरा मुंह खोले उस अजनबी की तरफ देखती रह गई। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ये आदमी क्या कह रहा है? यही उसका काम है? मतलब क्या स्टेशन पर घूमना उसका काम है? उधर अमन के घर पर दफ्तर से लौटकर जब अमन को पता चला तो उसका पाड़ा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मीरा घर से ऐसे कैसे चली गई? अब अगर उसने जाकर किसी को अमन के काले कारनामों और कमला के साथ उसके रिश्ते के बारे में बता दिया और उसे फंसा दिया तो? मन ही मन वो थोड़ा डर भी गया था। फिर भी उसने खुद को बचाते हुए धमकी भरे अंदाज में मीरा के मामा के घर फोन किया। उसने इल्जाम लगाया कि चरित्रहीन मीरा घर से किसी अनजान आदमी के साथ भाग गई है और मामा ने जानबूझकर एक बिगड़ी हुई लड़की उसके गले मर दी थी। मामी के दबाव में आकर मामा ने कोई खास कदम नहीं उठाया, सिवाय इसके कि इक्का दुक्का रिश्तेदारों के घर बस नाम के लिए पूछताछ कर ली। वापस स्टेशन के बाहर उस सज्जन ने मीरा को चाय पिलाई थी। उनकी तरह जोर देने और हल्की सी डांट के कारण मीरा ने थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया था। चलिए अब अपना पता दीजिए, मुझे भी अब लौटना है, एक और जरूरी काम बाकी है। मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाइए, मैं अपना कुछ इंतजाम खुद कर लूंगी। न चाहते हुए भी मीरा को अपने हालत के बारे में कुछ टूटे फूटे शब्द कहने पड़े। उस आदमी की तेज नजर मीरा के हाथ पर जमे खून और चोट के नीले निशानों को देखने से चूक नहीं सकी। अच्छा, मैं समझ गया, ये घर गृहस्थी और ससुराल अब आपके लिए पूरी तरह खोखला हो चुका है। लेकिन रात गहरा रही है, अब क्या आप इसी तरह अकेली सड़कों पर घूमेंगी? किसी भी पल कोई खतरा या अनहोनी हो सकती है। उस सज्जन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं अमृत हूँ। मेरा नाम सुनकर हंसिएगा नहीं। किसी को अमर करने की ताकत तो मुझ में नहीं है, लेकिन लोगों को फिर से जीने का सपना दिखाने की कोशिश जरूर करता हूँ। मेरा अपना एक संसार है जिसमें कई बेसहारा और टूटे हुए सदस्य हैं, ऐसे लोग जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आप कह सकती हैं कि जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मीरा को उस अनोखे परिवार के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। वहां मौजूद किसी इंसान को ट्रेन के आगे से, किसी को नदी से, तो किसी को मेट्रो स्टेशन से बचाया गया था। ये वो लोग थे जो कभी जिंदगी से मुंह मोड़ चुके थे और मौत को गले लगाने जा रहे थे।
हालांकि इनमें से बहुत से लोग ठीक होने के बाद अपने माता पिता या रिश्तेदारों के पास लौट भी जाते हैं। इनका मुख्य काम यही था, आत्मशुद्धि करना और लोगों को आत्महत्या करने से रोकना। बाद में मीरा को पता चला कि खुद अमृत भी एक दिन आत्महत्या करने गया था। कश्मीर घूमने के दौरान एक होटल में लगी भयंकर आग में उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था। लेकिन जान देने के आखिरी पल में उसे लगा जैसे उसकी छोटी बेटी उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। बस उसी पल से उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और आत्मशुद्धि का सफर शुरू कर दिया। लोग जिए, उनका मन अच्छा रहे और जीवन शुद्ध हो, यही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। मन अच्छा रहे और जीवन शुद्ध हो, इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है। काम ही इंसान को अच्छा रखता है, इसलिए उनके संगठन के सभी लोग दिन भर काम करते हैं खुद को और दूसरों को अच्छा रखने के लिए। जीवन बचाना और जीवन में अमृत का स्पर्श देना ही उनका काम है। वे हर दिन अलग अलग जगहों पर कई जाने बचाते हैं और बाकी का समय खुद को बचाने के काम में लगाते हैं। देखते ही देखते इस परिवार का एक हिस्सा बनकर 1 साल कहाँ बीत गया, मीरा को समझ ही नहीं आया। जीने और बचाने के बारे में बहुत कुछ सीखना पड़ा। शायद पुरानी साधारण गृहिणी मीरा अब बहुत अधिक पॉजिटिव और जीवंत है। वह हर पल जीवन की आहट सुनती है, उसका आनंद लेती है और जी भर कर जीती है। परिवार की सदस्यों की तरह मीरा भी कई लोगों को बचाती है, उन्हें जीवन में वापस लाती है। उस दिन अचानक सेंट्रल स्टेशन पर ठीक शाम के समय मीरा पीछे से गले लगाकर किसी को बचाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सिर पर पल्लू डाले वह औरत ऐसा कर सकती है, लेकिन उस महिला को रोकने में उसके पसीने छूट गए थे। वह मीरा को लगभग धक्का देकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन शायद ट्रेन के ब्रेक लगाने से अतत बचाव हो जाता है। उल्टे होकर गिरी हुई उस महिला को मीरा 1-2 लोगों की मदद से खींचकर उठाती है। महिला का चेहरा देखकर मीरा चौंक जाती है। उसने किसे देखा? ये तो कमला है। वह उसकी आंखों और चेहरों पर हल्का पानी छिड़कती है। एक नजर में बदली हुई मीरा को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कमला ने उसे पहचान लिया। इसकी वजह से उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। जिसका जीवन उसने नर्क बना दिया था, उसी ने उसे बचाया है। अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाली मीरा को सच में कमला को देखकर दया आई। वह बोल पड़ी, जिस परिवार में तुम्हारी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उसे छोड़कर तुम यहाँ क्यों हो? अपनी आत्मग्लानि में कमला के मुंह से बात नहीं निकलती। तब तक वह उसे स्टेशन से बाहर निकाल लाती है। आजकल पुलिस उनके संगठन की मदद करती है। पता चलता है कि लंबे समय से उसके अमन के साथ शारीरिक संबंध है, इसलिए उसे नियमित रूप से गर्भ निरोधक गोलियां खानी पड़ती थी। इससे पहले भी उसे एक बार अबॉर्शन कराना पड़ा था। मीरा के जाने के बाद कमला ने जानबूझकर कुछ दिन दवा नहीं खाई थी, इसलिए वह फिर से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये जानने के बाद अमन का अत्याचार चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि वह किसी भी तरह से अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं थी। अमन ने उसे बुरे चरित्र की औरत कहकर इल्जाम लगाया है कि वह किसी और का पाप अमन के सिर मंड रही है। शायद उसी आत्मग्लानि में नियति उसे यहाँ ले आई है। मीरा की मुट्ठी सख्त हो जाती है। वह कमला के उस दुर्व्यवहार को भूलना चाहती है। वह कमला की बात अमृत को बताती है। अमृत के मन में मीरा के लिए नए सिरे से सम्मान पैदा हुआ। उसे लगा कि उस दिन मरने जा रही एक कमजोर लड़की को इतनी मानसिक शक्ति कहाँ से मिली। मीरा ने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। वह बस अमृत से थोड़ा सा समर्थन चाह रही थी। अमृत ने कहा, सिर्फ मैं ही क्यों, मेरी पूरी टीम तुम्हारे साथ है, इतना क्यों सोच रही हो? मीरा अब अमन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। समाज में जो लोग ऐसे कुकर्म करके सिर उठा के घूमते हैं, उन्हें सच में सजा मिलनी चाहिए। और शायद ऐसे ही कुछ लोगों के कारण पूरे पुरुष समाज पर उंगली उठती है। आज वह और नहीं डरती। अमृत अब कानून की थोड़ी मदद लेता है। वे कई लोग मिलकर अचानक अमन के घर पहुंचते हैं। हालांकि उस वक्त मीरा नहीं आती। वे दबाव डालने पर मजबूर होते हैं। अमृत बताता है कि कमला किस हालत में मिली थी। कमला की सारी जिम्मेदारी उसे लेनी होगी और उसे शादी करनी होगी। अमन हमेशा की तरह बहुत भड़क उठता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी है, अभी तक पत्नी के साथ कोई तलाक नहीं हुआ है और कमला का ये बच्चा उसका नहीं है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर एक चरित्रहीन कामवाली की जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब अमन पर दबाव डाला जाता है कि जरूरत पड़ने पर बच्चे का DNA टेस्ट होगा। अमन का चेहरा सूख जाता है,
लेकिन इस बार उसके पिता सब कुछ सुनने के बाद चुप नहीं रहे। वे बेटे के खिलाफ हो गए। अमृत कहता है कि आपको कमला देवी को पत्नी के रूप में मान्यता देनी ही होगी। लड़कियां से भोग की वस्तु नहीं है। तलाक की व्यवस्था हो जाएगी, हम करेंगे। अमन हैरान रह जाता है, इतनी ताकत कहां से मिली? ऊपर से वे कानून का सहारा लेकर आए हैं और साथ में कमला भी है। घर में पिता खिलाफ है, मोहल्ले में भी ये बात फैल चुकी है। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में भी बता देंगे। अमन एकदम दबाव में आकर मजबूर हो जाता है, इसलिए अमन अब और ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। वे लोग कह जाते हैं कि जल्द ही शादी होगी। अमन के दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, मीरा का तो 1 साल से कोई अत्ता पत्ता ही नहीं चला, तलाक कौन देगा? अमृत ने खुद जिम्मेदारी लेकर सब व्यवस्था की। मीरा का बहुत सम्मान करने का मन करता है, शायद प्यार करने का भी। वह चाहती तो अमन को काफी परेशान कर सकती थी, कमला के सभी बुरे व्यवहारों का बदला ले सकती थी। लेकिन मीरा जैसी लड़कियां शायद ऐसी ही होती है। मीरा ने महसूस किया था कि अमन ने कमला का इस्तेमाल किया था, या शायद कमला ने अपनी मर्जी से खुद को अमन को सौंप दिया था, कुछ पाने की उम्मीद से। आज उसे किसी से भी उन सवालों के जवाब मांगने की कोई इच्छा नहीं है। अमन शायद उसे कोर्ट में देखकर चौंक गया था, लेकिन मीरा का अपने उस शापित अतीत की ओर देखने का कोई मन नहीं किया। मीरा को लगा कि उस अंधेरे के बाद ही जीवन में इतनी रोशनी की चमक आई है, ऐसी रोशनी जो हजारों लोगों के जीवन में बिना किसी कंजूसी के फैलाई जा सकती है। अमृत ने व्यवस्था करके अमन और कमला की शादी करवा दी थी। अमन को शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपने बच्चे को दुनिया में एक पहचान मिलेगी, यह सोचकर ही कमला को आत्मसंतुष्टि मिलती है। शायद ये अमन और कमला के लिए एक अलग तरह के प्रायश्चित की व्यवस्था है। जाने से पहले आत्मग्लानि में पश्चाताप करती हुई कमला ने कहा था, भाभी, आपने मेरी जैसे एक बुरी लड़की के लिए इतना सब क्यों किया? आपको तो जीवन में कुछ नहीं मिला। चमकते हुए उज्जवल सपनों वाली आंखें खोलकर मीरा ने कहा था, भाभी कहकर तुम मुझे अब कभी मत बुलाना। वह पहचान मैं बहुत पहले ही मिटा चुकी हूँ। मुझे जीवन में जो मिला है वह शायद लोग बहुत तपस्या के बाद भी नहीं पाते। मीरा एक स्वतंत्र और उज्जवल व्यक्तित्व है, जो जानती है कि हाथ बढ़ाते ही वह अमृत का स्वाद ले सकती है। फिर भी वह उस अमृत का भोग नहीं करना चाहती। अमृत संजीवनी बनकर हजारों लोगों की जान बचाए, उनकी आत्माओं को शुद्ध करे, उनके जीने की इच्छाओं को जिंदा रखे। बस वो यही चाहती है। तो दोस्तों, यहीं तक थी ये कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।